नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोमेटो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से देश सबसे ज्यादा दुनिया में टमाटर का प्रोडक्शन करता है, कमर्शियल यूज टोमेटो का क्या है, टोमेटो का ओरिजिन कौन सा देश है, इंडिया के टॉप 5 मार्केट्स कौन कौन से हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल टोमेटो का इंडिया का कैसा है, टाइप्स ऑफ टोमेटो फ्रूट्स और प्लांट टाइप्स कैसे हैं, फार्मर का चॉइस क्या क्या होता है और टोमेटो के कल्टीवेशन में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, टोमेटो के कौन से मुख्य डिजीज और पेस्ट हैं, साथ ही साथ हम अंत में बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टोमेटो। अगर हम लीडर्स की बात करें तो दुनिया में सबसे पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे यूएसए। अगर इंडिया में हम प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर में टोमेटो का प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे 54.41 लाख टन का फूड प्रोडक्शन किया जाता है। हमारे यहाँ का मार्केट साइज 90 से 95 एमटी का है। हम लोग 90 से 95 हाइब्रिड सीड्स टोमेटो का सेल करते हैं। अगर 5 मेजर स्टेट्स की बात करें जो इंडिया के हैं, तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे कर्नाटका, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे हरियाणा, पांचवें पे पंजाब और बिहार है। उत्तर प्रदेश के मार्केट साइज की बात करें तो लगभग लगभग ये 4 टन का है, और वहीं बिहार के मार्केट साइज की बात करें तो लगभग 2.5 एमटी का है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो है टमाटर, क्योंकि इसका पीएच फूड प्रोसेसिंग के लिए ऑप्टिमम है, जो कि 7 है। जैसे अगर इसमें टमाटर के फूड प्रोसेसिंग से बनने वाले उत्पाद की बात करें तो कई उत्पाद हैं, जैसे टोमेटो का पेस्ट, टोमेटो के जूस, सिरप, टोमेटो प्यूरी, केचप एक्सेट्रा। इंडिया के एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो टोमेटो है मोस्टली नासिक, पुणे और बेंगलोर में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। हमारे यहाँ टमाटर की वैरायटी फॉरेन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाने की वजह से हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पर नासिक और पुणे जो महाराष्ट्र के पार्ट है वहां से जो टमाटर निकलते हैं वो एक्सपोर्ट के लिए काफी अच्छा होता है। टोमेटो की ओरिजिन की बात करें तो ये पेरी इक्वेडर को माना जाता है, साउथ अमेरिका को माना जाता है। अगर टोमेटो के फ्रूट्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं। पहला चेरी, जो कि काफी छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, इसे टेबल टोमेटो भी कहा जाता है। दूसरा पेरू टाइप का टोमेटो, जिसका जो शेप होता है वो पेरू टाइप का होता है। तीसरा कॉमन टोमेटो, जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में प्रयोग करते हैं। अगर टोमेटो के प्लांट टाइप्स की बात करें तो मुख्यतः 3 टाइप्स के प्लांट आते हैं, जिसमें डिटर्मिनेंट, इंडिटर्मिनेंट और सेमी डिटर्मिनेंट प्लांट्स होते हैं। डिटर्मिनेंट प्लांट्स वो होते हैं जिसकी हाइट लगभग 3 से 4 फीट होता है, इनडिटर्मिनेंट वही 6 से 12 फीट, और सेमी डिटर्मिनेंट दोनों के बीच के 4 से 6 फीट होता है। डिटर्मिनेंट प्लांट के जो मेन एक्सिस होते हैं उसका ग्रोथ सेल्फ टॉपिंग करके रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वही मेन एक्सिस जो इंडिटर्मिनेंट पे होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। अगर फ्रूट्स लगने की बात करें तो इच इंटर नोट्स पे डिटर्मिनेंट में लगते हैं, वहीं हर थर्ड नोट्स पे इनडिटर्मिनेंट में फल लगते हैं। वहीं सेमी डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये इच इंटर नोट पे लगते हैं। स्टेकिंग डिटर्मिनेंट को जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनडिटर्मिनेंट के पौधे की हाइट ज्यादा होने की वजह से इसमें जरूरत होता है। सेमी डिटर्मिनेंट में अगर फार्मर स्टेकिंग करते हैं तो वहां पे फूड प्रोडक्शन अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। डिटर्मिनेंट नॉर्थ इंडिया के लिए सुटेबल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोइंग सीजन शॉर्ट होता है। वहीं इनडिटर्मिनेंट जो साउथ इंडिया और हिल्स एरिया के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फेवरेबल क्लाइमेट होता है वो लंबे समय के लिए अवेलेबल होता है। सेमी डिटर्मिनेंट दोनों एरिया में काफी अच्छे मात्रा में लगता है, और आज के डेट में सबसे ज्यादा सेमी डिटर्मिनेंट प्लांट ही लगता है, कमर्शियली यूज किया जाता है। ये जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं वो इनडिटर्मिनेंट प्लांट्स के हैं, जिसकी हाइट काफी ज्यादा है। अब अगर हम फार्मर चॉइस की बात करें तो सबसे पहले फार्मर क्या चाहता है। फार्मर वैसे प्लांट्स को पसंद करते हैं जो पहले तुराई लेना शुरू हो जाता है, 55 से 60 दिन में जिसकी पिकिंग चालू हो जाता है, उस टाइप के प्लांट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। फ्रूट वेट एंड साइज की बात करें तो 90 से 110 ग्राम तक के वजन के फ्रूट्स को फार्मर पसंद करते हैं, क्योंकि ये मार्केट में ज्यादा डिमांड में होता है। अगर इससे ज्यादा ओवर साइज हो जाने के बाद मार्केट में कम बिकता है, और कम साइज होने की वजह से फार्मर के प्रोडक्शन में अंतर आता है, जिससे उसको नुकसान होता है। अगर फ्रूट कलर की बात करें तो फार्मर वैसे फ्रूट को पसंद करते हैं जिसका कलर काफी गहरे रंग, लाल रंग का आकर्षक होता है, वैसे पसंद करते हैं। वैसे प्लांट जिसके यील्ड काफी अच्छा होता है, प्रत्येक नोट पे फलन लगता है और गुच्छे में फल आता है, उसे फार्मर पसंद करते हैं। साथ ही साथ
जिसका फ्रूट साइज लंबी तुराई के बाद भी 90 से 100 ग्राम बना रहता है, वैसे वो प्लांट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। डिजी टोलेरेंस मजबूत रोग पैकेज वाले वैरायटी को फार्मर का पहला पसंद होता है, जैसे बैक्टीरियल बिल्ड, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। इन लोगों के प्रति सहनशील वैरायटी को फार्मर को ज्यादा पसंद आता है। वैसे फ्रूट्स जिसमें जिसकी ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी अच्छा होता है, जो दूर तक जाने में पिलपिला नहीं होता है और वो लंबे दिनों तक बना रहता है, फ्रेश बना रहता है, ऐसे फ्रूट्स को फार्मर का पहला पसंद होता है। साथ ही साथ व्यापारी भी इसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब अगर हम क्रॉप मैनेजमेंट की बात करें तो 1 एकड़ के खेती के लिए 50 से 60 ग्राम बीज का जरूरत पड़ता है। नर्सरी मैनेजमेंट की बात करें तो मेनली 2 तरह के नर्सरी प्रयोग किए जाते हैं। एक तो ओपन फील्ड नर्सरी, दूसरा जो प्रयोग करते हैं वो ट्रे पौधशाला का प्रयोग करते हैं। उठी पौधशाला का जो लाभ है वो ये है कि वो आसानी से ग्रो किया जाता है और स्वस्थ बीज जो प्राप्त होते हैं वो अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं। रोग और कीट प्रबंधन आसान हो जाते हैं क्योंकि ओपन फील्ड में रहते हैं, लेकिन इसकी हानि ये है कि ये खराब होने का समस्या भी ज्यादा आता है, क्योंकि जो बाहर बारिश ओपन फील्ड में होने की वजह से बारिश से कीट से ज्यादा नुकसान होता है और अधिक पौधे का संख्या होने की वजह से कई पौधे का नुकसान हो जाता है। वहीं अगर ट्रे पौधशाला की बात करें तो ये मिट्टी से उत्पन्न रोगों से मुक्त होता है। साथ ही साथ इसमें हर सीड्स का जर्मिनेशन होता है, जिससे कि हमें बीज दर कम हो जाता है और बेहतर जड़ का विकास होता है, क्योंकि इसमें कोकोपीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि इसमें जड़ का विकास ज्यादा अच्छा होता है। टोमेटो के सीड्स 7 से 10 दिन में पूरी तरह से जर्मिनेट हो जाता है और जब ये इस नर्सरी में जब होता है तो ये प्रत्येक दिन हल्की सिंचाई की जरूरत होती है, जो लोग शाम को लोग सिंचाई हल्की करते हैं। इसमें जो बेड्स पे जो ओपन फील्ड्स में प्रयोग करते हैं नर्सरी के लिए, उसको वो तब तक ढक के रखते हैं जब तक कि सारे सीड्स का सही से जर्मिनेशन ना आ जाए। इसके लिए पुआल या प्लास्टिक का कवर का प्रयोग करते हैं। जब सीडलिंग 2 पत्ते का तैयार हो जाता है तो उसमें अमोनियम सल्फेट और यूरिया का 2.5 ग्राम यूरिया का प्रति लीटर पानी में स्प्रे करते हैं। और मुख्य खेत में ले जाने से पहले जो नर्सरी में होता है उसमें एक प्रोसेस हार्डनिंग होता है, जिसे कि कानून जनरली प्रयोग में करते हैं। इसमें जब पौधा 20 दिन का हो जाता है तो उसकी सिंचाई धीरे धीरे कम कर देते हैं। सिंचाई तब तक वो नहीं करते हैं जब तक कि मुरझाना नहीं शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हार्डनिंग कहते हैं। इसे ट्रांसप्लांट से 2 से 3 बार तक रिपीट किया जाता है और मुख्य खेतों में ये सीडलिंग जाने पे नुकसान कम होता है और पौधे आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। ट्रांसप्लांटिंग 25 से 30 दिन पे सीडलिंग के हो जाने पे कर दिया जाता है और वहां पे 3 से 4 पत्ते के तैयार हो जाते हैं। ट्रांसप्लांट के टाइम मुख्य खेत में ये रो से रो का जो डिस्टेंस होता है 2 फीट और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 2 फीट ही रखा जाता है और इससे प्लांट पॉपुलेशन 10,890 आता है। ट्रांसप्लांट जो करते हैं जनरली लेट आफ्टरनून में करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा पौधे का सेटिंग होने में ज्यादा आसानी हो जाता है और उसी समय लोग हल्की सिंचाई कर देते हैं ताकि वो फूड सेट हो जाए, ये प्लांट सेट हो जाता है और 3 से 4 दिन के बाद पूरी तरह से सिंचाई करते हैं। क्रॉप न्यूट्रिशन की बात करें तो टोमेटो के प्लांट में एनपीके की जरूरत ज्यादा मात्रा में होता है, उसमें खासकर नाइट्रोजन का प्रयोग ज्यादा किया जाता है और लेकिन ज्यादा प्रयोग करने की वजह से जो टमाटर के फ्रूट्स हैं वो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, इसीलिए संतुलित मात्रा में ही नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अदर न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, बोरॉन और सल्फर की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे फ्लावरिंग के टाइम पे 10 केजी 90% सल्फर या बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। वहीं फ्रूट सेटिंग के समय बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए और जब हार्वेस्टिंग एक बार चालू हो जाता है तो उस समय प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पे यूरिया और पोटास का 1% सोल्यूशन दोनों से लेकर के स्प्रे करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो पौधे का फलन क्षमता है वो बढ़ जाता है और किसान का पिकिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। इरिगेशन में खास ध्यान रखा जाता है कि टोमेटो चूंकि पानी के प्रति काफी सेंसिटिव प्लांट्स होता है, इस वजह से इसमें जो जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग या फ्लावरिंग या फ्रूट डेवलपिंग स्टेज या फ्रूट रैपनिंग के टाइम पे इरिगेशन को अवॉइड करना चाहिए। वहीं वेजिटेटिव स्टेज पे काफी अच्छा सिंचाई करना चाहिए। टोमेटो को जो है वो नमयुक्त सॉइल तो काफी पसंद आता है, लेकिन वहीं गीला सॉइल टोमेटो को पसंद नहीं आता है, जिस वजह से काफी नुकसान होता है। अगर पौधे लेट मॉर्निंग में पौधा मुरझाने लग जाए तो उस समय सिंचाई शुरू कर देना चाहिए। अगर पानी ज्यादा जमा हो जाए तो 1 से 3 दिन के अंदर पानी को निकाल देना चाहिए।
अगर हम डिजीज और इंसेक्ट की बात करें तो सबसे पहले जो डिजीज की बात करते हैं वो फ्यूजेरियम बिल्ट की बात करते हैं। फ्यूजेरियम बिल्ट में क्या होता है कि पौधे का ग्रोथ स्टंट हो जाता है और पत्तियां सुस्त हो जाती है, मुरझाना शुरू हो जाता है, फिर पीले या भूरे रंग के होने के बाद पौधे ऊपर से मर जाते हैं। ये फ्यूजेरियम बिल्ट दोनों प्रकार के पौधे में देखे जाते हैं, जो नए और पुराने दोनों। जो नए पौधे में देखे जाते हैं उसमें क्या होता है कि पौधा बौनापन रह जाता है और उसमें पत्ते मुरझाने के बाद फिर गिरना चालू हो जाते हैं। पुराने पौधे में अगर देखेंगे तो ये एक तरफ के जो पत्ते होते हैं वो पीला हो जाता है और अक्सर ये फूल आने के बाद ये दिखाई देता है। जमीन के बाहर जो पेट्यूल्स होते हैं उसके उत्तक भूरे हो जाते हैं। ये इस तरह से पहचान रहता है इसका। यहाँ पे देखेंगे तो ये काफी भूरा रंग का दिख रहा होगा। ये फ्यूजेरियम बिल्ट का जो निदान है वो काफी आसान है। इसके लिए हमें टेबुकोनाजोल का प्रयोग किया जाता है या टेबुकोनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन का भी साथ में जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा कंट्रोल करता है। क्योंकि इसके जो फंगस है वो मिट्टी में काफी समय तक जीवित रहते हैं, इसलिए मिट्टी में जब ये स्प्रे करते हैं तो हल्का जो बारिश होता है उस टाइप से ड्रेंच कर देना चाहिए जड़ के पास। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा डिजीज बैक्टीरिया बिल्ट। बैक्टीरिया बिल्ट जो होता है वो उसमें क्या होता है कि जब पौधे हरे रहते हैं उसी समय ये सूखना चालू हो जाता है और साथ ही साथ इसमें तने सड़ने लगते हैं और ये तब तक सड़ते हैं जब तक कि खोखला ना हो जाए। इसके जीवाणु मिट्टी में जीवित रहते हैं। इसका सोल्यूशन आसान नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बचाव के लिए हम जो प्रतिरोधी किस्म है उसका प्रयोग करना चाहिए और रोग निवारण के और आगे प्रसार से बचने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम और प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 6 से 750 ग्राम प्रति एकड़ का स्प्रे करना चाहिए। इससे जो बैक्टीरियल बिल्ट है वो वहीं रुक जाता है और नुकसान कम होता है। अगला जो रोग की बात करते हैं तो वो है टोमेटो मोजाइक वायरस। ये रोग भी काफी टोमेटो में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि पत्ते के जो ब्लेड हैं वो पीला ब्रॉन्जे कलर का आना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ ये टमाटर के फल पे भी इसका असर देखा जा सकता है, जिसमें धब्बे बनना चालू हो जाते हैं और उसका जो फल का आकार है वो भी डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि इसमें रेसिस्टेंस वैरायटी का प्रयोग करें और जो इसके वेक्टर्स हैं जैसे व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स माइट, इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स माइट्स ये सब को एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो ओकरा का देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार से बताया कि कैसे इन सबों को कंट्रोल किया जा सकता है। अर्ली ब्लाइट जो होता है वो कभी काफी सीरियस डिजीज है टोमेटो के लिए। इसमें फंगस पत्ते पे हमला करते हैं जिस कारण पत्तियों पे विशेष धब्बे या झुलसापन आ जाता है और पूर्ण विकसित जो धब्बे होते हैं वो अनियमित होते हैं, भूरे और गहरे भूरे रंग का हो जाता है और ये अक्सर कई धब्बे मिल करके बड़ा धब्बा बनाता है। पहले सबसे नीचे पत्तियों पे लगना शुरू होता है और ये रोग ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। गंभीर हमले में ये पूरा पौधा मुरझा जाता है। अगेती झुलसा का पहचान ये भी है कि इसमें जो रिंग बनता है वो चाबी के छल्ले की तरह बनता है और आगे की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है, जिसके कारण इसको अगेती झुलसा भी कहा जाता है। इससे बच आप ये देखेंगे यहाँ पे अगर देख रहे होंगे कि किस तरह से चाबी के छल्ला की तरह रिंग बनता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है। इससे बचने के लिए आप मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिब का टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हैं या आप हेमोक्साडोन प्लस हेमोक्सानिल जो इक्वेशन प्रो के नाम से मार्केट में अवेलेबल है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद का जो रोग बात करते हैं तो वो लेट ब्लाइट आता है, जिसमें कि पत्तियां पर घावों के साथ अलग अलग तरह के बाउंड्री बन जाते हैं और ये पत्तियों के बाउंड्री के पे हमला करते हैं और पीछे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसका घाव पहले हरा फिर भूरे लगभग काले रंग के हो जाते हैं। पेट्रोल और तना के लक्षण लगभग एक समान होता है। पौधा में ये मृत्यु का तेजी से करते हैं और पछेती झुलसा जो पौधे के पत्ते के किनारे से लगते हैं और पीछे की तरफ बढ़ते हैं, जिस वजह से इसे पछेती झुलसा भी कहा जाता है। इससे भी बचने के लिए आप हेमोक्साडिन प्लस हेमोक्सोनिल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर इप्रोवॉलिकार्प प्लस प्रोपिडेप का प्रयोग कर सकते हैं, जो मार्केट में मेलोडी डुओ के नाम से उपलब्ध है। एंथ्राक्नोज, बैंगनी धब्बा या स्टेम फाइलम ब्लाइट, इसमें क्या होता है कि छोटे गोलाकार धसे हुए धब्बे से शुरू होता है और कई धब्बे मिलकर बड़े हो जाते हैं।
हरे और छोटे होने पर फल संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन जब तक ये पकना शुरू नहीं होता है तब तक इसके लक्षण आप देख नहीं पाते हैं। इस वजह से ये नुकसान कर देता है। इसके बचाव के लिए इप्रोबेनफॉस जो कि कीटाजिन नाम के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, या एजोक्सिस्ट्रिबिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे काफी अच्छा निदान होता है। सेप्टोरिया लीफोस्पोर, इसमें क्या होता है कि ये इसका जो केंद्र होता है वो बिल्कुल धुमेला रंग का होता है और साथ ही सटा हुआ काला रंग का केंद्र होता है, उससे सटा हुआ पीले रंग का निशान होता है। ये आसानी से आप पायरोक्लोस्टोबिन प्लस मेटिराम के टेक्निकल का प्रयोग करने से आप इसको निदान कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगला जो डिजीज है वो बकाई डिजीज। बकाई डिजीज आमतौर पे तब सड़ते हैं जब टमाटर का फल मिट्टी के संपर्क में आ जाता है। इसका जो लक्षण है वो गहरे भूरे रंग का जो दाग धब्बा बन जाता है पौधे के फल पे, और फल धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसके लिए आप प्रोपिनेव या कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। रूट नॉट नेमाटोड्स ये काफी गंभीर बीमारी है, काफी सीरियस डिजीज है और ये टमाटर में बहुत ज्यादा देखा जाता है। साथ ही साथ ये सॉइल जो सैंडी सॉइल होते हैं इसमें नेमाटोड्स का काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता है और इसमें इसका ज्यादा अटैक देखा जाता है। जब ये रूट पे अटैक करते हैं, पौधे के टमाटर के पौधे के रूट पे अटैक करते हैं, जिससे कि रूट से जो पानी और पोषक तत्व का जो संचार है वो रुक जाता है, जिससे पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, देर से फल आना, फलन फूल का देर से आना, ये सब इसके लक्षण है। इससे बचाव के लिए आपको फ्लूपैरम नाम का टेक्निकल है जो कि मार्केट में वेलम प्राइम के नाम से ब्रांड नेम अवेलेबल है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पॉडरी मिल्ड्यू डैम्पिंग ऑफ, जिसका मैंने ओकरा के वीडियो में काफी अच्छे से बताया, आप उसको वहां देख सकते हैं और सेम सिम्टम्स यहाँ भी होता है और सेम निदान आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंसेक्ट्स की बात करें टोमेटो में तो व्हाइट फ्लाई एफिड सेप्स फ्रूट बोरर माइट्स और लीफ माइनर लगते हैं, जिसमें व्हाइट फ्लाई एफिड सेप्स फ्रूट बोरर माइट्स सबका मैंने ओकरा के वीडियो में काफी विस्तार से बताया है, आप वहां देख सकते हैं। यहाँ पे हम लीफ माइनर का चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो फ्लाई होता है एक पत्ती के बीच में एक सुरंग बना लेता है, उसी सुरंग में लार्वा फ्लाई को जन्म देती है और वो लार्वा का साइज जो बढ़ते जाता है और वो वहां से बढ़ना चालू होता है, तो जो सुरंग का व्यास है वो बढ़ जाता है, जिससे पत्तियों में खनन ज्यादा होने की वजह से पत्तियां मरना चालू हो जाती है। इसका निदान क्लोरोफेनाप्राइल जो कि ट्रांसलिमिनार एक्शन है उसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ये मार्केट में लेपिडो या इंट्रापेड के नाम से अवेलेबल है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो पहला ब्लोसम एंड रॉट, जिसमें कि कैल्शियम की वजह से कमी की वजह से इस तरह का फल दिखना शुरू हो जाता है और इससे हम कैल्शियम प्रोवाइड करके इस रोग को निदान पा सकते हैं। फूड क्रैकिंग 2 वजह से आता है, एक तो बोरॉन की डिफिशियंसी और दूसरा मॉइस्चर स्ट्रेस से। अगर पानी ज्यादा और कम हो जाने की वजह से भी इस तरह का रोग आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें तो फ्रूट्स फ्रूट जो टमाटर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो टमाटर में लाइकोपिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये कैंसर से लड़ने में काफी मदद करता है। दूसरा, अगर 100 ग्राम के टमाटर आप फल खाते हैं तो इसमें आपको लाइकोपिन के अलावा विटामिन ए, सी, के और साथ में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम मिलता है, जिस वजह से टमाटर हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे बोन्स को मजबूत करता है और ये हमारे स्किन और हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। धन्यवाद।